दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि भाई सीरीज कनेक्शन एंड द पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। तो इससे हमें थोड़ा इतना पता है कि भाई अगर सीरीज कनेक्शन है तो रेजिस्टर 1, रेजिस्टर 2, रेजिस्टर 3 ऐसा हम करते हैं, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव करंट फ्लो, ये आपने दिखा दिया है। अब यहाँ पर क्या होता था तो कि भाई सब में जो करंट जो पास होता है वो इक्वल होता है, सब में देखो करंट इक्वल पास होता है आई, एंड वोल्टेज डिफरेंस होता है उसमें, ये सीखा था लास्ट टाइम। तो कि भाई यहाँ पर R1 R2 रेजिस्टर एंड R3 रेजिस्टर। अब मैं बोलता हूँ कि भाई ये जो है रेजिस्टर जो है उसमें से करंट पास होता है। अगर मैंने यहाँ पर सपोज ये मेरा बल्ब है, तो अब बल्ब का भी खुद का एक रेजिस्टेंस होगा बल्ब का। दूसरा यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक हीटर को अटैच किया है। यहाँ पर तीसरी कोई चीज के मान लो कि हमने टेलीविजन टीवी को हमने यहाँ पर अटैच किया है, बराबर। अब क्या होता है तो कि भाई हाँ, उसके पहले मैं आपको ये बोल दूं कि मैं यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये है कि भाई डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन, डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन हम सीखने जा रहे हैं। तो अब यहां पर ये समझो कि भाई सीरीज कनेक्शन में होता है कि करंट तो हर जगह पर इक्वल ही जाता है, किस में तो कि भाई सीरीज कनेक्शन में। अब क्या होता है कि मान लो कि यहां पर एक ब्रेकडाउन हो गया, कोई भी वजह से ब्रेकडाउन हो गया कि भाई काम करना बंद कर दिया, यहां पर मान लो कि यहां से पास हुआ करंट, फिर ये टूटा, बराबर, मतलब ये वायर कनेक्शन टूट गया। तो अब यहां से करंट आगे पास होने वाला है नहीं, और फिर यहां पर नहीं होगा तो आगे यहां पर भी कुछ होने वाला नहीं, और यहां पर नेगेटिव से पॉजिटिव फिर ये चार्ज भी फ्लो होना बंद कर देगा। तो मतलब कि इसका पहला डिसएडवांटेज कौन सा है तो भाई इसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि इन अ सीरीज कनेक्शन इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट फेल टू वर्क, अगर यहां पर इसने भी सपोज यहां से ही बल्ब जलना ही बंद कर दिया तो यहां से करंट आगे पास होना ही नहीं है, और यहां से आगे करंट पास नहीं हुआ, देन हम उसको बोलेंगे एनी ऑफ द कंपोनेंट फेल टू वर्क। तो उससे ये पूरी जो सीरीज है, मतलब कि ये पूरा जो कनेक्शन है, इट विल ब्रेक डाउन, और उसके बाद में जितने भी कंपोनेंट्स अटैच किए हुए हैं दे विल नॉट वर्क, बराबर। तो उसका मतलब ये है कि इन अ सीरीज कनेक्शन इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट फेल टू वर्क, देन क्या होता है कि भाई देन द सर्किट विल ब्रेक डाउन एंड देन नन ऑफ द कंपोनेंट विल वर्क, बराबर। तो हम इसको याद ऐसे रखेंगे अगर एग्जाम में पूछा है तो कि भाई ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन क्यों हुआ वो तो अभी सीखना ही नहीं, वो मैं आगे सिखाऊंगा फ्यूज में, बराबर। ब्रेकडाउन किसी भी वजह से ब्रेकडाउन हो गया कोई एक जगह पर, तो होता क्या है कि हमें इतना पता है कि हर एक जगह पर करंट तो इक्वल पास हो रहा है, तो इसको भी इतना ही करंट चाहिए, इसको भी करंट चाहिए। तो यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया है तो फिर उससे मान लो कि यहाँ ब्रेकडाउन बल्ब उड़ गया है, तो ये बल्ब उड़ा तो यहाँ से करंट आगे पास होने वाला है नहीं, और करंट आगे पास नहीं होगा तो फिर जितने भी कंपोनेंट्स आर ज्वाइंड, देन ऑल ऑफ देम विल नॉट वर्क प्रॉपरली, बराबर। चलो अब दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि भाई वी कैनॉट ज्वाइन अ बल्ब एंड हीटर। ये खाली एक एग्जांपल के तरीके से ही दिया गया है कि भाई वी कैनॉट ज्वाइन अ बल्ब एंड अ हीटर इन अ सीरीज। व्हाई? क्योंकि आपको ये पता है कि भाई बल्ब को चालू करने के लिए कम पावर की, मतलब कि कम करंट की जरूरत है, एंड इफ यू वांट टू मतलब अप्लाई करना है किस में तो कि भाई ये हीटर में, तो हीटर में करंट ज्यादा कंज्यूम होने वाला है। तो लेकिन सीरीज कनेक्शन में तो क्या होता है भाई, सीरीज कनेक्शन में तो आप बोलोगे कि सर करंट तो हर एक जगह पर इक्वल पास होता है, तो इसको अलग करंट की जरूरत है, इसको अलग करंट की जरूरत है। मान लो कि मैंने यहाँ पर ज्यादा इसको चालू करने के लिए, मतलब हीटर को चालू करने के लिए मैंने ज्यादा करंट पास कर लिया है, तो
ये ब्रेक डाउन हो जाएगा ऐसे ही ज्यादा करंट मिलने से। और अगर मैंने कम करंट पास किया है तो यहाँ पर कम करंट से ये तो चालू है, लेकिन ये तो चालू होने ही वाला नहीं है, क्योंकि इसको ज्यादा करंट की जरूरत, मतलब इसकी इफेक्ट तो मिलने ही वाली नहीं है। बराबर। तो अब इसमें अगर एग्जाम में पूछा है तो लिखेंगे कैसे, समझ लो कि इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट अ बल्ब एंड अ हीटर इन सीरीज। व्हाई? बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट, अब आपको पता चला है टू बी ऑपरेट प्रॉपरली। बराबर, उसको प्रॉपरली ऑपरेट करने के लिए दोनों को डिफरेंट करंट की जरूरत है। अब आगे ये डिसएडवांटेज है। हाँ, तो आप बोलोगे कि सर तो सीरीज में ये हो रहा है तो फिर पैरेलल में क्या होगा? तो पैरेलल में तो अटैच कर सकते हो। क्यों अटैच कर सकते हैं समझ लो। पैरेलल आपने अच्छे से सीखा है, लास्ट वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको पता है कि ऐसे जाएगा, और अगर नहीं देखा है तो देख लेना। बराबर। अगर हमने खाली यहाँ पर मैं दो का एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मैंने अटैच किया है एक बल्ब और यहाँ पर मैंने अटैच किया है एक हीटर। बराबर। अब क्या होता है देखो कि यहाँ से करंट वैल्यू इज डिफरेंट, तो अब मुझे यहाँ पर बल्ब में जितना करंट चाहिए उतना ही करंट यहाँ से निकलने वाला है। यहाँ पर करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर ज्यादा चाहिए तो यहाँ से ज्यादा पास होने वाला है, फिर भी प्रॉब्लम नहीं। दूसरी एक बात कि हमने बोला कि यहाँ पर ब्रेकडाउन, मान लो कि ये काम करना वर्किंग बंद हो गया। अरे कोई बात नहीं, वर्किंग बंद हो गया तो यहाँ से करंट नहीं फ्लो होने वाला है, लेकिन मेरा हीटर तो चालू लेने वाला है। चला पता। अब आपको अच्छे से डिसएडवांटेज, देखो एग्जाम में कई बार आता है कि भाई डिसएडवांटेजेस ऑफ अ सीरीज कनेक्शन। बराबर। और अगर डिफरेंस में पूछा है तो वो तो बहुत इजी है कि गिव द डिफरेंस बिटवीन द सीरीज कनेक्शन एंड द पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि भाई करंट सेम होता है, उसमें वोल्टेज सेम होता है। फिर देखो उसको एग्जाम में यार देखो कि उसको मार्क छीनने की बात है तो कैसे छीनेंगे। चलो फिर उसमें बोलेंगे कि सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिफरेंस है, उसमें करंट डिफरेंस है, किसमें? पैरेलल में करंट डिफरेंस है। बराबर, डिफरेंट है, ये याद रखना है। और फिर डिसएडवांटेज लिख लेना है कि भाई यहाँ पर एक जगह पर ब्रेकडाउन होने से एनी ऑफ द कंपोनेंट कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। और उसमें क्या है, इफ ब्रेकडाउन एट वन पॉइंट देन ओनली द कंपोनेंट व्हिच हैज अ ब्रेकडाउन इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली, बट द अदर कंपोनेंट्स आर इन अ पैरेलल, दे विल वर्क प्रॉपरली। बराबर, ये लिख लेना है और ये अच्छे से याद रख लेना है। मतलब ये समझ आ गया है देन इट इज वेरी इजी। बराबर। अब आगे का टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझो कि आगे का टॉपिक आपका है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो कि भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट क्या है? व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? तो देखो कि भाई जब करंट पास होता है ना कोई भी वायर में से या तो कंडक्टर में से, देन इट प्रोड्यूस अ सम अमाउंट ऑफ हीट। आप बोलोगे सर ये हीट कैसे प्रोड्यूस होती है? तो मैं सिखाता हूं, लेकिन सबसे पहले ये समझ लो कि अगर ये आपको लिखना है तो याद कैसे करोगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो क्या भाई when a current passes थ्रू, किसमें से पास होता है? थ्रू वायर कंडक्टर। बराबर। अब ये वायर कंडक्टर में से पास होने से क्या होता है? तो द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, द टेम्परेचर of the conductor, the temperature of the conductor is increases, मतलब वो बढ़ता है, and heat is emitted. Heat is emitted. It is known as the heating effect of current। बराबर। चलो अब
ये पहले समझ लो कि क्यों ऐसा आपके दिमाग में ये होगा कि सर आप तो जो बोलते जा रहे हो फिर ऐसे ही समझ लेना है। समझो कैसे होता है। लास्ट ईयर आप एक बहुत अच्छा सीख कर आए हो एक बात को कि भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/mv², बराबर। और वो क्या है कि जब कोई भी सब्सटेंस मोशन में आता है तो उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी स्टोर होती है, बराबर। देन इट इज 1/mv²। अब ये समझो कि भाई हीट कैसे प्रोड्यूस हुई, लेकिन तो कि भाई इसकी मोशन चालू है, बराबर। तो अब ये मोशन चालू समझ लो कि ये मेरा एक डोर है, वुडन डोर, ये वुडन डोर है, बराबर। अब इसमें यहां से मैंने मतलब बंदूक में से मैंने कोई गोली छोड़ी तो क्या होगा कि ये अभी इसकी चालू हो गई, मोशन में आ गई गोली। तो यहां पर जैसे वो टकराएगी क्या होगा, इसमें छेद करने वाली है डोर में, और छेद होने से क्या होता है तो कि भाई धुआं निकलता है। देखो पिक्चर में आपने कई मूवी में देखा होगा कि भाई अगर ऐसे पास हो रहा है तो धुआं निकलते दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो मतलब कि इसका जो स्पीड थी ना उसको उसने क्या किया, ऑपोज किया। और वो ऑपोज होने से क्या हुआ कि भाई उसकी स्पीड कम हो गई, और स्पीड कम हुई तो उसकी जो एनर्जी थी वो खर्च हुई यहां पर। तो फिर वो बाहर किससे निकली, हीट से निकल गई, बराबर। तो यहां पर भी क्या होता है कि भाई जब इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये बैटरी में से मतलब ये सेल में से वोल्टेज डिफरेंस हुआ तो यहां पर हमने कोई अटैच किया है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की वजह से यहां पर उसकी जो स्पीड थी वो कम हो गई। मतलब इसको कुछ तो काम करना पड़ा ना ज्यादा, तो वो जो ज्यादा वर्क है ना वो क्या है तो क्या भाई वो हीट के थ्रू बाहर निकल, तो हीट के थ्रू मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से धुआं निकला, देन इट इज हीट, बराबर। अब ये थोड़ा समझ लो, ये सब एग्जाम में लिखना नहीं हो समझने के लिए कि क्यों ऐसा होता है, तो यहाँ पर भी वही चीज होती है, इसलिए मैंने ये समझा है। बाकी एग्जाम में पूछा है तो क्या लिखना है कि भाई व्हेन द करंट पासिस थ्रू हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट, तो क्या व्हेन अ करंट पासिस थ्रू, कहां से पास हो रहा है, फ्रॉम अ वायर कंडक्टर। वायर कंडक्टर में से पास होने से क्या होता है कि उसका रेजिस्टेंस होता है। देखो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस मैंने दिखा है, कौन सा यूज किया, वो वुडन ब्लॉक या तो कोई वुडन डोर, बराबर। उसमें से पास होने से उसको अपोज किया, किसने किया यहाँ पर, रेजिस्टेंस ने, मतलब रेजिस्टर ने, या तो जो भी कंपोनेंट में से पास हो रहा है ना उसका भी खुद का रेजिस्टेंस तो है ही। तो फिर क्या होता है कि भाई इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर, बराबर। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज एंड हीट इज एमिटेड, बराबर, एंड हीट इज एमिटेड। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फिर से एक बार याद अच्छे से कर लो भाई, व्हेन अ करंट पासिस थ्रू अ वायर कंडक्टर देन द टेम्परेचर ऑफ द वायर कंडक्टर इज इंक्रीजेस, कंडक्टर इज इंक्रीज एंड heat is emitted. This is known as the heating effect of a current. चलो अब अच्छे से आपको याद रहेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट। एंड अब आगे ये मतलब इतना ही है सर, नहीं है तो ये अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो 3 मार्क में आने वाला है पूरा। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमें करना है, बराबर। Then and also give the mathematical representation of heating effect of current. अब ये समझो कि ये जो भी चैप्टर हमारा ये चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसमें हमने ये सीखा है कि भाई ऑलवेज हर एक जगह पर करंट की बातें हैं, और यहां पर जब जब वर्क आया है तो वर्क का मतलब क्या किया है हमने, तो कि भाई वर्क कहां से प्रोड्यूस हुआ है। ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत अच्छे से आपने सीखा है। देखो मैंने सेकंड वीडियो में शायद सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अगर नहीं पता है इतना तो फर्स्ट वीडियो देख लेना अच्छे से और समझ लेना, तो यहाँ पर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो कि भाई वर्क डन अपॉन किसके ऊपर होता है, तो क्या वोल्टेज डिफरेंस मिलता है, बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कब मिलता है, तो कभी वर्क डन
किसके ऊपर हुआ? तो कभी चार्ज के ऊपर, एक जगह से दूसरी जगह पर चार्ज को ले जाने के लिए, बराबर। अब ये समझो कि ये होने से क्या होता है, तो कि भाई हमें तो सर हीटिंग इफेक्ट के बारे में सीखना है। हाँ तो सीखेंगे। देखो अभी मैंने ये डोर का सिखाया था, तभी बोला था कि काइनेटिक एनर्जी मतलब कि वो जब मोशन में आता है इलेक्ट्रॉन तब की बातें है। तो मोशन में कौन लाता है? तो कि भाई सर ये लाता है, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वही मोशन चालू करवाता है इलेक्ट्रॉन्स की, तभी जाके करंट मिलता है हमें। तो उसके लिए क्या कि हम मतलब एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करने के लिए कुछ तो एनर्जी उसको प्रोड्यूस करनी होगी, और जो एनर्जी है ना इट इज मतलब उसको भी किस में हम डिफाइन करेंगे कि जो एनर्जी गई है ना वो हीट के थ्रू बाहर निकलती है, बराबर। तो अब ये समझो कि हमें इतना पता है कि भाई V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये चैप्टर है। तो इससे हमें तो अगर सर एग्जाम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो पहले तो ये डेफिनेशन लिखी हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट की, तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया है। उसके बाद में लिखेंगे यही कि इफ द वोल्टेज इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज V एंड द चार्ज पासिंग थ्रू अ वायर इज Q, then वर्क डन W इज इक्वल टू VQ। चलो यहां तक तो आपको बहुत अच्छे से याद रह गया है कि ये यही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस का। वहां से हमने इसको वर्क में लिया है, वर्क में कन्वर्ट किया है, और ये जो हमारा वर्क होता है इट इज अल्टीमेटली क्या है? देन एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ वर्क। ये हमें पता है। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है? आज मेरी एनर्जी क्या है? मेरे काम करने की जो कैपेसिटी है इट इज एनर्जी। तो इसका मतलब ये करते हैं कि भाई एनर्जी इज इक्वल टू VQ, मतलब कि वर्क is the capacity of energy and energy is equivalent to the heat. Energy is equivalent to heat, मतलब हीट जितनी फास्ट बोली जाएगी उतनी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होने वाली है। देखो कि अगर मैंने हाथ से यहाँ पर मारी है गोली तो कुछ नहीं एनर्जी, मतलब बहुत कम हीट पैदा होने वाली है। लेकिन अगर बंदूक से की गोली से मैंने मारी है तो उसका मोशन ज्यादा, मतलब उसकी स्पीड ज्यादा हो गई, मोशन ज्यादा हो गया, तो उसकी वजह से यहाँ पर हीट ज्यादा प्रोड्यूस होने वाली है। तो मतलब कि and energy is equivalent to heat and then it is VQ। सर आपने ये सब सिखाया, पता चला, लेकिन अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे ये सब? वेरी इजी। अब समझ लो कि यहां तक तो आपको ये लाना, ये कहां से लाना है? तो यही लिखना है कि भाई इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ वायर इज V and the charge flow, मतलब चार्ज फ्लो इन अ वायर इज Q, then the work done W is equals to VQ। चला पता? फिर ये स्टेटमेंट क्या लिखना है कि अल्टीमेटली एनर्जी क्या है? क्या लिखेंगे कि भाई एनर्जी इज अ कैपेसिटी ऑफ वर्क एंड द एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू हीट, देयरफॉर H इज इक्वल टू VQ। बहुत अच्छे से याद रहेगा सर, बराबर। चलो अब H इज इक्वल टू VQ आया। देन अब क्या करना है समझ लो कि भाई ये Q मेरे को खटकता है अभी क्यों? क्योंकि चार्ज की तो बातें, करंट हमने तो सर हमें यहां पर चार्ज में नहीं जाना है सर, हमें यहां पर जाना है करंट में। तो यार करंट का मतलब क्या है समझ लो कि करंट का मतलब है, करंट की डेफिनेशन में आपको पता है, देखो फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा कि करंट क्या है। तो इट इज अ फ्लो रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्जेस, देन इट इज Q by T, बराबर। एंड देयरफॉर यहां से Q इज इक्वल टू क्या मिलता है? IT। तो सर Q की जगह पर IT लिखो ना, तो करंट अंदर एंटर हो गया। देखो तो क्या भाई देयरफॉर H इज इक्वल टू VIT। Q की जगह पर मैंने क्या लिखा है? IT। क्यों? क्योंकि Q का अल्टीमेट मीनिंग IT है, बराबर। फ्लो ऑफ चार्जेस इज करंट, तो VIT। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मतलब इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, ये समझो। देन हीट इज इक्वल टू VIT। अब आगे यहां पर सर अभी तो मुझे थोड़ा ओम्स लॉ में भी जाना है। और ओम्स लॉ में जाएंगे तो कैसे जाएंगे समझ लो कि भाई ओम्स लॉ क्या है। तो क्या भाई ओम्स लॉ से हमें ये मिलता है कि सर V इज इक्वल टू IR मिलता है,
तो क्या भाई फ्रॉम ओम्स लॉ टू अप्लाई ओम्स लॉ H इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा कि भाई V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ V की जगह पर क्या पुट कर लूंगा, तो क्या सर यहाँ पर रखो ना आई स्क्वायर, मतलब V की जगह पर आई आर, तो आई आर इंटू ये आई इंटू ये टी, देयरफॉर H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये भी एक नया फॉर्मूला आ गया सर, वेरी गुड। अब ये समझो, ये नंबर 1 डालता हूं, ये नंबर 2 डालता हूं। अब ये जो हमारा नंबर 1 है ना, ये नंबर 1 हमारे कहां पर आएगा, तो क्या भाई ये जो है ना, ये जूल्स लॉ है, जूल्स लॉ फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो देखो यहां से मैं जूल्स लॉ में पहले आपको सिखा देता हूं। एग्जाम में अगर पूछा है कि भाई राइट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ हीटिंग इफेक्ट एंड ऑल्सो डिफाइन द जूल्स लॉ, तो अब जूल्स लॉ यहां से आएगा। देखो कैसे, तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे, तो कि भाई ये हीट, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, वो क्या करती है, तो भाई द लॉ स्टेटेड दैट द हीट प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टर, अब हीट जो प्रोड्यूस हो रही है इन अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आई का मतलब क्या है भाई, करंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट पासिस थ्रू द कंडक्टर, फिर द रेजिस्टेंस, हाँ फिर दूसरा में लिखेंगे। देखो फर्स्ट में क्या लिखेंगे, पहले में ये लिखेंगे कि भाई द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट पासिस थ्रू, बराबर। फिर दूसरी चीज कौन सी है, देन ऑल्सो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो रटना नहीं, ये फॉर्मूला आया तो फिर ये आया क्या, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। और तीसरी बात क्या है, द टाइम पासिस द करंट, बराबर, ये तीसरा। तो फिर इट इज डायरेक्टली हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग द करंट इन अ गिवन टाइम, बराबर। ये तीन याद रख लेना, ये फॉर्मूले से याद रह जाएंगे, बराबर। चलो अब यहां तक आपको ये पता चल गया है। आगे हमें ये करना है कि भाई ये आई स्क्वायर आर टी तो आया सर, लेकिन अगर कोई ऐसा है ना कि उसने बोला है कि भाई मुझे तो करंट गिवन नहीं है, मुझे तो वोल्टेज डिफरेंट गिवन है, तो वोल्टेज डिफरेंट देखो यहां तक ही जाना है अगर एग्जाम में ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पूछा है। लेकिन अब मैं आगे थोड़ा आपको ये इसलिए सिखाता हूं कि भाई अगर न्यूमेरिकल्स में पूछ लिया और उसने वहां पर उसने करंट दिया नहीं है और वोल्टेज डिफरेंस दिया है, तो क्या करेंगे, तो सर हाँ तो है ही। देखो ये जो मेरा फॉर्मूला है यहां पर लिख रहा हूं कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। अब मुझे किसको रिमूव करना है, तो कि सर आई को रिमूव करना है, तो फ्रॉम ओम्स लॉ हमें पता है कि आई इज इक्वल टू, ओम्स लॉ से ये पता है कि भाई आई इज इक्वल टू, देखो यहां लिख रहा हूं आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो सर यहां पर लिख लो v बाय आर, तो वी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इंटू आर इंटू टी, देन आर कट इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर इंटू टी इज हीटिंग इफेक्ट। कब कि जब करंट गिवन नहीं है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे भाई न्यूमेरिकल्स में, बराबर। चलो अब मुझे ये इतना पता है कि भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आपने अच्छे से समझ लिया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं, बहुत स्पीडली देखते हैं, देखो, और याद रखने का ट्राई करना कि अब सर क्या करने वाले हैं, सर क्या करने वाले हैं, बराबर। देखो अब इसमें सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की डेफिनेशन कौन सी आएगी, तो कि भाई व्हेन द करंट पासिस थ्रू अ वायर कंडक्टर देन द टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस देन वो क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, देन इट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, बराबर। ये हो गया सर अच्छे से। फिर वो स्टोरी लिखनी है कौन सी कि भाई
इतना पास हो रहा है, उतना पास हो रहा है, इतना पास हो रहा है, बराबर। तो हमें ये पता है कि v इज इक्वल टू, यहाँ पर फर्क करते हैं, चलो v इज इक्वल टू, हमें ये पता है कि भाई v इज इक्वल टू मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, देन इट इज I अपॉन Q, देन अरे सॉरी W अपॉन Q, देन W इज इक्वल टू क्या है, VQ है। फिर सर W को तो कन्वर्ट करना था एनर्जी में, तो स्टेटमेंट कौन सा लिखेंगे कि भाई एनर्जी क्या है अल्टीमेटली, तो क्या भाई सर वर्क करने की हमारी कैपेसिटी है, बराबर। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ वर्क, एंड ऑल्सो एनर्जी क्या है, तो भाई एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू दी हीट प्रोड्यूस, तो उससे डायरेक्ट H लिख लेते हैं, तो H मतलब हीट क्या आया, तो क्या भाई सर VQ लिया। अब VQ तो Q को अभी तो निकालना है, क्योंकि Q तो चाहिए ही नहीं चार्ज, हमें तो करंट चाहिए, तो मतलब कि करंट इज इक्वल टू फ्लो बराबर Q अपॉन T। तो I की जगह सर यहाँ पर Q की जगह पर क्या लिखना है, T यहाँ पर जाएगा, देन इट इज IT, देन H इज इक्वल टू मिला VIT। सर ये इंपॉर्टेंट है, हाँ इसके ऊपर इसको हाईलाइट करो VIT को, चलो कर लिया भाई। फिर क्या करना है, तो क्या सर यहाँ पर अभी थोड़ा खटक रहा है, क्या खटक रहा है सर, यहाँ ओम्स लॉ डालो ना, अंदर एंट्री मारो ना, क्योंकि ये V नहीं चाहिए मेरे को, तो कोई नहीं, चलो V इज इक्वल टू IR है, देन H इज इक्वल टू V की जगह पर डालो I, R इंटू I तो ऐसे ही खड़ा रहने वाला है भाई, देयरफॉर H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, एंड दिस इज द जूल्स लॉ। अब जूल्स लॉ एग्जाम में पूछा है तो क्या लिखेंगे कि भाई द हीट प्रोड्यूस इन अ वायर कंडक्टर इज क्या है, तो क्या भाई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। फिर सेकंड में क्या लिखेंगे, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द मतलब कंडक्टर, एंड द टाइम द करंट पासिस इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये अच्छे से एक बार पढ़ लोगे तो जूल्स लॉ आपको आ जाएगा। अब जो हीट जो है ना, मतलब एनर्जी, आप लास्ट ईयर सीख कर आए, तो एनर्जी का यूनिट कौन सा है, देन इट इज अ जूल, बराबर। ये आपको पता है, हीट का भी जूल ही है, मतलब अल्टीमेटली वो क्या है, तो कि वो एनर्जी, बराबर। अभी आपको याद, फिर यहां से आगे सर आपने थोड़ा कुछ किया था, अरे क्या किया था, हाँ सर आपने यहाँ पर है ना बोला था कि आई को नहीं चाहिए मुझे, तो आई नहीं चाहिए तो क्या करना है भाई, आई की जगह पर क्या लिखना है बोलो, आई स्क्वायर की जगह पर बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू 2t। ये कहां से लाए, तो क्या सर यही फॉर्मूला से लाए, आई नहीं चाहिए तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो आर स्क्वायर कट, देन H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। अब देखो कि अब यहां से अगर आगे क्वेश्चन पूछा है कि भाई देन 4 मिनट में अगर कर लेना है तो पूरा लिख लेंगे कि भाई देन द बेनिफिट्स या तो यूसेजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो उसका हम एप्लीकेशन कहां पर करेंगे, ये तो हमने लाया है कि भाई ये सब है, तो देखो कि अभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, अब देखो कि अब हमने पहले एक चीज सीखी थी कि भाई जिसका रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है उसको हम प्रेस मतलब कि आयरन, वो कपड़ों को प्रेस करते हैं, वो आयरन बनाने के लिए, या तो फिर हीटर इलेक्ट्रिक हीटर बनाने के लिए, या तो फिर और क्या बनाना है हमें, तो कि भाई और उसमें से हम इलेक्ट्रिक टोस्टर अगर बनाना है, बराबर, बनाना मतलब यार वो बनाना नहीं हो खाने वाला, वो हमें उसमें से, तो उसमें कौन सा आएगा, तो वो क्यों ऐसे, तो यहां पर उसका यूज कैसे आएगा सर, तो ये देखो कि इसमें पहली बात है टू मेक आयरन, फिर टोस्टर, हीटर, तो ये सब में देखो आयरन में, टोस्टर में, अगर आपने देखा है कि हीटर में, तो वहां पर ऐसी कॉइल रहती है। कॉइल क्यों होती है, हाँ कॉइल क्यों होती है, सोचो, क्योंकि देखो, क्योंकि इसमें क्या चाहिए कि टेम्परेचर ज्यादा चाहिए उसको, तो टेम्परेचर ज्यादा कब मिलेगा, यहां से अगर समझते हैं, या तो यहां पर से भी समझ सकते हैं, देखो कि जब उसका ये तीनों के
साथ में चल रहा है, तो भाई करंट पास ज्यादा होना चाहिए, रेजिस्टेंस भी ज्यादा होना चाहिए, बराबर। और फिर देखो, और हमें ये पता है, और रेजिस्टेंस, चलो ये रेजिस्टेंस जो है ना वो क्या है, तो क्या भाई रेजिस्टेंस, और हमें ये तो सिखाया गया है कि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ, दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया, लेकिन ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ये उसके रिवर्स प्रोपोर्शन में है, बराबर। तो उसका मतलब क्या है कि भाई लेंथ उसकी ज्यादा होनी चाहिए। तो लेंथ ज्यादा करने के लिए क्या करते हैं पता है, कॉइल को आप देखना, हीटर है और टोस्टर भी है अगर आपके घर में, तो देखना कि उसकी जो वायर है वो ऐसे 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 बना देता है। क्यों? क्योंकि उससे ना ये उसकी लेंथ बढ़ जाती है, देखो लेंथ बढ़ गई, और लेंथ बढ़ी तो उसके साथ में उसका रेजिस्टेंस बढ़ने वाला है। और ये जो पार्ट है ना, इसको बहुत 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 थिन रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, वो कम हो जाए, फिर भी रेजिस्टेंस बढ़ने वाला है, क्योंकि ये कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ने वाला है। फिर उसका दूसरा यूज कौन सा है, तो भाई जब हम घर में सर्व करते हैं ना, तो फ्यूज, देखो मैंने बोला था कि मैं बोलूंगा आपको कि फ्यूज में ये जो हीटिंग इफेक्ट है ना, वो फ्यूज में भी काम में आती है। कैसे काम में आती है? तो बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट, अगर करंट बढ़ गया तो हीट ज्यादा मिलने वाली है। तो सर उसका यूज क्यों आएगा? क्योंकि देखो, तो अगर हीट ज्यादा बढ़ गई तो ये जो वायर है ना फ्यूज का, वो हीट के कारण ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो फिर करंट आगे पास नहीं होगा, तो फिर फॉल्ट नहीं होने वाला, बराबर। तो क्या भाई फ्यूज में सर, हाँ, तो इसमें भी ये रीजन है, देखो कि ये जो बनेगा ना वो अलग मटेरियल से बनने वाला है, और फ्यूज जो है वो अलग मटेरियल से बनने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर यही मटेरियल से बना है ना फ्यूज, तो वो तो टूटने वाला नहीं है। इसमें तो हीट चाहिए भाई अपन को, इसमें हीट नहीं चाहिए, मतलब क्योंकि हीट तो चाहिए लेकिन ये ब्रेकडाउन होना चाहिए। तो क्यों? तो कि अगर ये मेटल कौन सी लेंगे कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ये पिघलने तुरंत पिघल जाएगी थोड़ी हीट में भी, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होना चाहिए यहाँ पर आयरन में। तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होने से क्या होगा कि भाई करंट जितना भी पास होता है होने दो, जितनी भी हीट मिलती है मिलने दो, मैं तो ब्रेकडाउन होने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं तो पिघलने वाला नहीं। यहाँ पर क्या होगा कि अगर थोड़ी हीट बढ़ गई तो फिर मेरा मेल्टिंग पॉइंट तो कम है, तो यहाँ पर तो वो ब्रेक डाउन होने वाला है, बराबर। अब ये दो टॉपिक आप अच्छे सीखे। और तीसरी एक बात है, वो ये है कि बल्ब जो है ना, उसके लिए बल्ब में से लाइट प्रोड्यूस करने के लिए भी हीटिंग इफेक्ट ही काम में आती है। देखो उसमें क्या होता है भाई, हीट जो एनर्जी है ना, इट इज कन्वर्टेड इनटू द लाइट एनर्जी, बराबर, इन अ बल्ब। तो बल्ब में भी देखो ऐसा ऐसा फिलामेंट रहता है, और ये बल्ब, समझ लो कि ये बल्ब है, ऐसा समझ लेना, फिर हंसना नहीं कि सर आपने तो ऐसा बल्ब ड्रॉ किया। इसमें ऐसा फिलामेंट रहता है, और उसमें से करंट पास हो जाता है हीटिंग इफेक्ट के कारण। वो हीटिंग इफेक्ट मतलब कि हीट जो है ना, हीट एनर्जी, वो प्रोड्यूस किस में होती है? लाइट एनर्जी में। तो देखो आपके घर में जब भी बल्ब चालू रहता है लंबे टाइम तक, फिर उसके बाद हम उसको यूं करके निकालने गए तो नहीं निकल पाओगे। क्यों? उसको छुओगे तो बहुत, मतलब इट इज वेरी हॉट, बराबर। तो अब आपको ये पता है कि देखो इवन टीवी भी, ये खाली बातें करते मजा आती है। देखो आपका टेलीविजन, मतलब वो अगर लंबे टाइम तक चालू रखा है, 3 घंटे 4 घंटे तक कॉन्स्टेंटली, बराबर, तो क्या होता है वो गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है? हीटिंग इफेक्ट आती है उसमें। क्यों आती है अब पता चला सर? हाँ, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो पास हो रहा है ना, उसकी वजह से थोड़ी एनर्जी उसकी जो है ना, वो कहाँ पर जो काम करना है उसके लिए यूज होनी, और बाकी की एनर्जी हीट प्रोड्यूस करने वाली, बराबर। चलो अब ये आपको अच्छे से याद रहेगा। अब यहां से आगे वेरी इजी टॉपिक, अगर ये आपको पूरा पता चला है ना, तो फिर उसमें तो आगे कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक पावर, तो कभी व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? अब लास्ट ईयर आप खाली पावर सीख कर आए हो, देखो इलेक्ट्रिक पावर। तो व्हाट इज पावर? पावर का मतलब ये है कि भाई रेट ऑफ डूइंग वर्क, इज पावर। सर हाँ, ये तो हम लास्ट ईयर सीख कर आए।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक में क्या है, इलेक्ट्रिक की बातें करेंगे फिर भी पावर तो वही रहना है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क इज द पावर, दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ करंट ऑफ द पावर। तो यहाँ पर क्या है कि रेट ऑफ द करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट, करंट ऑफ इलेक्ट्रिक मतलब ऑफ पावर, रेट ऑफ करंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर बराबर। अब तो क्या भाई सर ये भी तो क्या है एनर्जी में ही आया, तो मतलब कि पी का मतलब पावर, वो क्या है तो क्या रेट ऑफ करंट। अब करंट को हम किसे, एनर्जी मतलब एनर्जी है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी, वी नो दैट, एंड इट इज अ पावर। तो रेट ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, रेट आए तो ऑलवेज डिवाइड बाय टी तो है ही। देखो ये कहां पर था, करंट में था, रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज, देन इट वाज q बाय टी, तो यहां पर एनर्जी बाय टी। अब एनर्जी, यहां पर एनर्जी जो है ना ये चेक कर रहे, तो उसको इट इज इक्विवेलेंट टू हीट है, देन हीट, देखो ये फर्स्ट वाला हीट या तो एनर्जी इज क्या है VIT है, तो एनर्जी की जगह पर यहां पर क्या लिखता हूं मैं, देखो ये दोनों साथ में समझते रहना, VIT अपॉन टी, देन P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI। अब यहां से आगे ऐसे जैसे बढ़े थे वैसे के वैसे ही जाना है, देन P इज इक्वल टू यहां पर हमें मिलता है भाई VI। सर यहां पर क्या किया था यहां पर, तो क्या सर VIT, अब टी तो चले गया तो अच्छी बात है हमारे लिए, अब V इंटू आई। अब क्या किया था कि सर अब मुझे ना V नहीं चाहिए था, तो V इज इक्वल टू IR लिखा था, तो I V की जगह पर I इंटू आई हो गया, देन इट इज I स्क्वायर R, चलो I स्क्वायर R भी हो गया। अब फिर मुझे क्या नहीं चाहिए था, करंट नहीं चाहिए था, तो करंट की जगह पर मैंने क्या लिखा था, V अपॉन R लिखा था, देन इट इज V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, देन P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R कट हो गया, देन इट इज V स्क्वायर अपॉन R, ये P आ गया पावर। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है VI, इसका यूनिट, पावर का यूनिट, देखो ये अब मैं रब कर लेता हूं, अब आपको पता चला कि यहां से देखो ये क्वेश्चन आ गया, तो इसमें मतलब हीटिंग इफेक्ट, मतलब हीटिंग इफेक्ट इज VIT, देन पावर इज एनर्जी मतलब हीट अपॉन टी, तो टी नीचे से गया कट गया, देन इट इज VI बराबर। और फिर यही करना है आगे यहां पर आते हैं, यहां से यहां से आते तो VIT, P इज इक्वल टू VIT, सॉरी P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI। अब पावर जो है उसका यूनिट है वॉट, WATT वॉट, एंड वोट का मतलब क्या है, ऐसा मतलब कि 1 वोल्ट। अब मैं इसको 1 वोल्ट में लिखता हूं, इज इक्वल टू ये 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस उसका यूनिट है वोल्ट, करंट का है एम्पियर, देन 1 एम्पियर। तो अब व्हाट इज 1 वोल्ट ऑफ अ पावर, देन हम ये लिखेंगे कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस is 1 volt and the current passes through it is 1 ampere, then the power generated is 1 watt बराबर। चलो अब ये मतलब पावर कंज्यूम बोलो कि पावर जनरेट बोलो बराबर, तो पावर कितना कंज्यूम किया उसने, तो अब ये समझ लो कि भाई P is equals to VI is equals to 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, यहां तक थे बराबर। अब आगे का है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में सीखना है, तो पावर इज इक्वल टू क्या है, तो कैसा पावर इज इक्वल टू E अपॉन टी आपने लिया है, मतलब एनर्जी बराबर। तो अब उससे क्या होता है कि देयरफॉर E इज इक्वल टू P इंटू टी है सर, ये समझ लेना खास, E इज इक्वल टू P इंटू टी। अब P का मतलब क्या है, तो कि सर वो पावर है, तो पावर का यूनिट कौन सा है भाई, पावर का यूनिट है सर
वॉट आपने बोला देन वॉट 1 वॉट इंटू 1 सेकंड, बराबर। अब ये एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, हमें ये पता है कि भाई इसका एसआई यूनिट क्या है, तो इट इज जूल। और वॉट सेकंड, जूल का मतलब क्या है कि वॉट सेकंड, क्योंकि ये यहां से आया है आपको अभी पता है। अब इसका जो है ना कॉमर्शियल यूनिट, इसका कॉमर्शियल यूनिट किसका, तो कभी पावर का, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। अब कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज 1 kWh। अब kW, W का तो मतलब वॉट ही लेता हूं मैं, और K का मतलब किलो, और H का मतलब है आवर, बराबर। अब उसका मतलब क्या है कि ये जो है ना ये टर्म, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलो वॉट आवर में, मतलब कि सॉरी किलो वॉट आवर को हमें 1 वॉट और 1 सेकंड में जाना है। तो भाई 1 किलो का मतलब क्या है सर, 1000 है, तो 1000। अब किलो निकाला तो W बचा। अब H को निकालने के लिए H में से कहां पर जाना है, सेकंड में, तो फिर एक आवर में कितनी सेकंड्स होती है, इट इज 3600। तो क्या सर लिखो ये, देन ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इंटू 36, ये क्या आया, तो क्या सर ये आया है वॉट सेकंड, बराबर। अब इसका मतलब है कि 36 इंटू 1 2 3 4 5 वॉट सेकंड। अब इसको हमें लिखना है किसमें, तो कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में 8th में हम सीख कर आया। देखो यार यहाँ नहीं लिखता है तो यहाँ पर लिखता हूँ, चलो यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। अब नीचे अगर नहीं दिखा, शायद कोई बच्चे पीछे से बोल रहे हैं सर नहीं दिखता है नीचे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 इंटू 36 यहां तक लाए थे भाई, वॉट सेकंड इज इक्वल्स टू 36 को आगे लिखो, और यार 1 2 3 4 5 बार नहीं लिखना है, तो 5 पावर 5 WS। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है भाई, मुझे कन्वर्ट करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए 3.6 इंटू 10 पावर 6, क्योंकि मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया है, देखो तो एक पावर बढ़ जाएगी, ये 8 में सिखाया आपने बहुत अच्छे से, बराबर। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, बराबर। तो ये 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल का मतलब क्या है कि 1 किलोवाट आवर 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, या तो इज इक्वल टू वॉट सेकंड, बराबर। चलो अब ये अच्छे से आपको याद रखना है। आगे तो कुछ नहीं है, अब आगे इसमें खाली एक याद रखना है 1 एंड ऑल्सो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर, ये लास्ट ईयर आप सीख कर आए हो, ये पता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितने जूल, 736 जूल, ये आप लास्ट ईयर सीखे हो। 736 नहीं हो 46 है, बराबर। फिर आप बोलोगे सर आपने गलत लिख लिया। चलो अब चला पता है इसमें पावर में। अब ये हाँ पहले तो ये समझो आराम से कि व्हाट इज पावर, पावर का यूनिट क्या है। इट इज पावर का सही मायने में यूनिट कौन सा है, तो कि भाई वो है वॉट सेकंड। क्यों ऐसा है, तो P इज इक्वल टू, हमें पता है कि P इज इक्वल टू E/T, पावर रेट ऑफ द करंट, मतलब कि रेट ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी E/T। तो E क्या था, V/T, ये सबसे लाए, तो मतलब E एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू T। अब P मतलब पावर, तो उसका यूनिट कौन सा है, हमने यहाँ पर सीखा था आगे, P इज इक्वल टू VI में, बराबर। तो वॉट इंटू T का मतलब क्या है, सेकंड, तो वॉट सेकंड। अब उसका कॉमर्शियल यूनिट कौन सा है, देन इट इज 1 kWh। देखो फिर से थोड़ा करवा लेता हूं फट जल्दी से, तो आपको याद रह जाएगा। खाली ऐसा यूनिट कौन सा है भाई, पावर का ऐसा यूनिट कौन सा है, तो वो यहां से याद रखेंगे कि पावर का ऐसा यूनिट है वॉट इंटू एम्पियर, देन वोल्ट इंटू एम्पियर इज वॉट। तो पावर का ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू वॉट सेकंड। अब वॉट सेकंड क्या है, हाँ ये तो
पावर का ऐसा यूनिट है, बराबर। तो क्या भाई लेकिन पावर का कॉमर्शियल यूनिट कौन सा है, तो कि इट इज 1 kWh, मतलब kWh क्या है, तो कि kWh इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो kWh को कन्वर्ट किस में करना है, वॉट सेकंड में करना है, तो कि भाई किलो को वॉट में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना है मुझे, देन 1000 वॉट हो गया, इंटू आवर को करने के लिए 3600, अब आवर कन्वर्ट हुआ है सेकंड में, देन अब ये हो गया 3 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इंटू WS मतलब वॉट सेकंड, देन इट इज 36 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 वॉट सेकंड। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 3.6 इंटू 10 पावर 6 WS, एंड वॉट सेकंड इज जूल, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, बराबर। एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना, तो भाई इट इज 746। अब ये चैप्टर के जितने भी थियरम्स वाला पार्ट है वो आपने अच्छे सीखा है। अब नेक्स्ट टाइम से हम इसके न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे, बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत इतना डिफिकल्ट भी नहीं है ये, 1-2 बार बहुत अच्छे से देख लिया आपने, इसका रिलेशन कनेक्शन पता है ना तो बहुत इजी हो जाएगा, बराबर। ओके।